हेलो एवरीवन। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे हमारा हीरो रियल वर्ल्ड से कल्टीवेशन वर्ल्ड में आ जाता है, जहाँ वो विलन बन गया था और जिसके हाथों से मरकर उसे मोक्ष प्राप्त करनी थी, वही लड़की उसके प्यार में गिर जाती है। आगे की कहानी तो आपको पता ही होगी अगर आपने प्रीवियस पार्ट देखा हो तो। वैसे ये लास्ट पार्ट है तो नेक्स्ट पार्ट कोई नहीं लिखेगा। इंस्टेड आप कमेंट करके ये बताएं कि आपको किस तरह की स्टोरी सुननी है। इस पार्ट की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि काउंसिल हॉल के पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद मास्टर हमारे लिंग जियाओ को उठाकर क्लिफ किनारे ले जाती है, क्योंकि उसे लिंग जियाओ से कुछ जरूरी बातें पूछनी थी। वो वहाँ जाने के बाद उससे कह रही थी कि तुमने 3 सालों तक कोई भी लॉन्ग जर्नी नहीं की है, तो फिर तुम अचानक से आखिर अपने होम टाउन क्यों जाना चाहते हो। लिंग जियाओ को पता था कि पक्का ये यही सोच रही होगी कि मैं इससे पीछा छुड़ा के भाग रहा हूँ, तो वो कहता है कि मास्टर शायद आप समझे नहीं कि मैं अपने होम टाउन क्यों जाना चाहता हूँ। वहाँ मेरे पेरेंट्स है और मैंने काफी सालों से उन्हें नहीं देखा। ऑब्वियसली मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा जो सेक्ट के लिए जरूरी है मैं उसे भी नहीं भूलने वाला। मैं एक टैलेंटेड डिसाइबल को ढूंढ कर लाऊंगा जो मास्टर के डिसाइबल बन सके और इस सेक्ट का नाम रोशन कर सके। पर यहाँ मास्टर को हमारे लिंग जियाओ के बिहेवियर से इतना तो पता है कि वो इतनी छोटे मैटर के लिए खुद को वॉलंटियर नहीं करेगा। अब इतने सालों से उसकी मास्टर जो रही है तो ये चीज वो उसके मुंह पे बोल भी देती है। अब उसे लगने लगता है कि शायद लिंग जियाओ को थोड़े से ब्रेक की जरूरत है। वो सेट के माहौल से बहुत ही ज्यादा टेंस्ड हो गया है, तो वो कहती है कि ठीक है तुम अपने घर जा सकते हो और जितना दिन चाहे उतना दिन टाइम लगाकर वापस आ जाना। अब ये देख कर के इतने आराम से मान गई। वो कहता है कि मास्टर आपके साथ कुछ मसला है क्या? पिछले कुछ दिनों से आप बहुत अजीब बिहेव कर रही हैं। तो वो तो उसके ऊपर चढ़ते हुए कह रही थी कि एक बात बताओ, अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें मिस करूंगी तो क्या तुम जाने से मना कर दोगे, या फिर अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें जाने नहीं देना चाहती तो क्या तुम हमेशा के लिए मेरे साथ रहोगे? ये सुनकर तो वो नर्वस होते हुए कह रहा था कि मास्टर आप तो कुछ ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर अपनी फीलिंग बताने लग गई। पर मास्टर भी लाइक इतने सालों से चुप थी, तुमने कौन सा अपने आप पता लगा लिया। फिर वो टॉपिक को बदलते हुए कहती है कि रास्ते में तुम जाना तो प्रैक्टिस करते हुए जाना। मैंने सुना है कि यूनलैंड साइड का यंग मास्टर अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करते हुए निर्वाणा रियाल्म तक पहुंच चुका है और तुम सिर्फ स्पिरिचुअल रियाल्म की पीक पर ही हो। अगर उसने तुम्हारे साथ पंगा लेने की कोशिश की तो मैटर तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा सीरियस हो जाएगा। वैसे भी पास्ट से हमारे रिश्ते उसके साथ कुछ खास नहीं है। वैसे जिस इंसान के बारे में मास्टर बात कर रही थी वो प्रिंसेस थी। उसके बारे में हमारे हीरो को आइडिया तो था लेकिन इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो ये देखकर मास्टर कहती है कि क्या तुम नानन यानरान को भूल गए हो? उसका नाम सुनते ही हमारे हीरो की आंखें बड़ी हो जाती है। वो सिस्टम से कहता है कि ये तो वही है ना जिसका मैरिज कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट किया गया था, आखिर अचानक से अब वो सामने क्यों आ रही है? पर सिस्टम कहती है कि प्लॉट ट्विस्ट, अब ये तो होना ही था। सिस्टम यहाँ उसके मजे ले रही थी। वही मास्टर ये देखकर कि हमारे हीरो को नालन याद आ गई है, वो कहती है कि ऑफ कोर्स मुझे पहले से पता था कि तुम उसे जानते हो। आखिर उसकी और तुम्हारी एज सेम जो है और अपने पावर की वजह से वो पियरलेस ट्विन के नाम से भी फेमस है। मैंने सुना था कि 3 साल पहले तुम्हारे और उसकी मैरिज की बात हुई थी। ये सुनकर हमारा हीरो मुस्कुराते हुए कहता है कि ये तो 3 साल पहले की बात है ना, और हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि हम एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे। वैसे वो ये बोलते हुए मुस्कुरा रहा था तो मास्टर कहती है कि तुम ये बात मेंशन करते हुए इतना हंस क्यों रहे हो? क्या तुम्हें अचानक से उसकी याद आ गई है या फिर वहाँ जाने की ज्यादा ही जल्दी हो रही है? लिंग शाओ को समझ नहीं आता कि अब वो इस बला को क्या समझाए, तो वो कह ही देता है कि मास्टर लगता है आप मेरे जाने से कुछ ज्यादा ही सैड है, या फिर आपको मेरी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। मास्टर कहती है कि पहले नहीं होती, जब तुम्हारे पर्ल्स कटे नहीं थे तब मैं तुम्हें लेकर इतनी श्योर थी कि तुम्हारे सामने कोई भी एनिमी आ जाता तुम उसे जान से मार देते। लेकिन जब से तुम्हारे साथ वो हादसा हुआ है और उस लड़की ने तुम्हारे साथ अपना मैरिज कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट किया है, तब से मुझे परेशानी है। तुम दोनों का बहुत अच्छा पेयर बन सकता था, लेकिन उसी की वजह से अब तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारी कमजोरी का पता है। इसके अलावा अचानक से अब तुम वहाँ जा रहे हो जहाँ वो लड़की आने वाली है। क्या तुम्हारे दिल में अभी भी उसके लिए कोई फीलिंग है? ऑब्वियसली उसके जाने से मास्टर इस वजह से भी नाराज थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा जेलस हो रही थी। लिंग शाओ ये सुनकर मास्टर को ये सोच रहा था कि कैसे समझाऊं इसे कि मैं उसके लिए कोई फीलिंग नहीं रखता। वो कहता है कि मास्टर आप कैसी बात कर रही है? जो लड़की मुझे कमजोर होने पर छोड़ गई मैं उसके लिए फीलिंग कैसे रख सकता हूँ? हाँ, मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि इस सेक्ट में आने से पहले मैं किसी से प्यार नहीं करता था। इससे पहले कि वो अपनी ज्यादा पोल खोलता तभी वहाँ पर सिस्टम आकर उसे चुप करा देती है और बेचारा बात बदल देता है। पर मास्टर ने तो सुन लिया था कि सेक्ट में आने से पहले उसे प्यार नहीं हुआ था, मतलब सेक्ट में आने के बाद उसे प्यार हुआ है। वो कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम उस सीनियर सिस्टर को पसंद नहीं करते, उसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की थी, तो फिर अब क्या कह रहे हो? अब ये बंदा तो मास्टर की बात कर रहा था, लेकिन फिलहाल सिस्टम की रेस्ट्रिक्शन की वजह से उन्हें ये बात बोल नहीं पाता, तो बात घुमाते हुए कहता है कि लगता है मेरा दिमाग फिर गया है। ऐसे प्रिटेंड करने लगता है जैसे कि सदमे से उसकी याददाश्त चली गई और अब उसका सर बहुत जोर से दुख रहा है। पर मास्टर इतनी आसानी से उसकी बातों में नहीं आने वाली थी। वो उसका कॉलर पकड़ कर कहती है कि बता रहे हो साफ साफ, ये तुम्हारी खैर खबर लूं अच्छे से। अब यहाँ पर वो बहुत अच्छे से अपने शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि मास्टर मुझे आज तक किसी से प्यार नहीं हुआ, और रहा सवाल किसी को किस करने का, छूने का या गले लगाने का, तो आपके अलावा मैंने ये सब किसी के साथ नहीं किया। ये कहते हुए उसके खुद के गाल लाल पीले हो रहे थे और मास्टर सेटिस्फाई हो जाती है कि चलो ये
काम तो तुमने अच्छा किया। अब इसी बात पर खुश होकर मैं आज के लिए तुम्हें जाने देती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त भी है। रास्ते में जाते हुए तुम्हें इतनी ज्यादा भी कल्टीवेशन नहीं करनी कि तुम खुद को एग्जॉस्ट कर दो, क्योंकि वहाँ पर मैं नहीं रहूंगी तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। और एक और चीज, त्यान्दु सिटी जाने के बाद अगर तुम्हारे सामने वो चुड़ैल नाले आती है तो तुम बिल्कुल भी उसको भाव नहीं दोगे। ये सत्य सुनकर तो हमारा हीरो खुशी खुशी मान जाता है कि मास्टर आप बेफिक्र है, मैं आपकी एक भी बात नहीं टालने वाला। अगर वो सामने से भी हमारा पुराना रिश्ता याद दिलाने की कोशिश करेगी, मैं तब भी उसे भाव नहीं दूंगा। आखिर अब मैं श्याओ याओ सेक्ट का डिसाइपल हूँ, तो मैं सेक्ट के नाम को इस तरह से नीचे कैसे गिरने दे सकता हूँ। अब उसकी बातों से तो मास्टर का दिल खुश हो गया था। वो कहती कि ठीक है, जाकर रेस्ट कर लो, कल सुबह तुम्हें जल्दी निकलना है। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे अलावा बाकी 5 सेक्ट के और भी डायरेक्ट डिसाइपल्स वहाँ पर जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उनमें से एक के साथ तुम जर्नी शेयर कर पाओगे। वो इस बात से खुश हो जाता है। तभी मास्टर अचानक से उसके पास आती है, उसे किस करते हुए कहती है कि भूलना मत, तुम एक सेक्ट के डिसाइपल हो और तुम्हें जल्द से जल्द सेक्ट वापस लौटना है, क्योंकि यहाँ मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ये कहकर बेचारे को रिएक्ट करने का मौका भी नहीं देती, अपनी स्वॉर्ड पर बैठती है और तेजी से निकल जाती है। उनके जाने के बाद लिंग ज़ाओ, जो कि फ्रीज हो गया था, वो अनफ्रीज होते हुए कहता है कि मास्टर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं अपने सेकंड चांस को बिल्कुल भी नहीं मिस करूंगा। इस बार मैं सबको दिखा दूंगा कि मैं कितना ताकतवर हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो जाने के लिए तैयार हो रहा था, तो वो मास्टर के कहे अनुसार अपने पार्टनर को ढूंढने लगता है जो उसके साथ जाने वाला है। पर अरीना पूरी तरह से खाली था, तो हमारे हीरो को लग रहा था कि सारे लोग उसे छोड़कर चले गए। पर तभी पीछे से एक अननोन सी आवाज आती है। ये हमारे हीरो की सीनियर थी, जिसका नाम यूएमएन था। वो हमारे लिंगशाओ को देखकर कहती है कि सब कहते हैं सेक्ट में कि ये बहुत ज्यादा घमंडी और ठरकी है, पर इसे देखने से तो ऐसा नहीं लगता कि इसके बारे में जो अफवाह उड़ाई गई है वो सच है। देखने से तो काफी ज्यादा शांत और शरीफ लग रहा है। उस पर तो हमारा हीरो पोलाइटली उसे कहता है कि आपको मुझे सीनियर या जूनियर बोलने की जरूरत नहीं, आप मुझे मेरे नाम से बुला सकती हैं। वो आगे बढ़कर खुद को इंट्रोड्यूस करती है, तो उसका ऑरा सेंस करने के बाद हमारा हीरो बहुत ही ज्यादा हैरान था, क्योंकि ये लड़की क्लियरली हेवनली स्पिरिट रियाल्म से अबव की लग रही थी। शायद वो निर्वाणा रियाल्म की पीक पर हो। लिंग शाओ यही सोचने लगता है कि इस तरीके का पावरफुल कल्टीवेटर अगर रास्ते में उसके साथ हुआ तो उसके एनिमीज उससे पंखा तो नहीं लेंगे। तो फटाफट जर्नी स्टार्ट करने के लिए तैयार हो जाता है, पर पता चलता है कि उसकी सीनियर को तो फ्लाइंग स्वॉर्ड पे चढ़ना ही नहीं आता, मतलब फ्लाइंग स्वॉर्ड चलाना नहीं आता, तो वो उसे अपने साथ ले जाता है। हालांकि वो बहुत ज्यादा हैरान था कि इतनी पावरफुल कल्टीवेटर होने के बावजूद भी ये फ्लाई नहीं कर सकती, लेकिन फिर उसे अपने साथ अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड शेयर करते हुए आसपास बैरियर बना देता है। उसका ये केयरिंग जेस्चर हमारी हीरोइन को पसंद आ रहा था। उसके बाद तो दोनों सीधा जाकर लैंड करते हैं त्यान्दु सिटी में, जहाँ पर मौजूद पहले से ही डिसाइपल्स उन लोगों की तारीफ करने लगते हैं। उनका ऑरा सेंस करने के बाद कह रहे थे कि कितनी पावरफुल है ये दोनों। एक आदमी चिल्लाता है, कहता है कितनी कमाल की एनर्जी है, पक्का ये जरूर किसी बड़े सेक्ट के बहुत बड़े जीनियस है। वहाँ का गार्ड घबराते हुए अपने मन में सोच रहा था कि पता नहीं ये कौन सा स्कॉलर या यंग मास्टर है त्यान्दु सिटी में एंटर कर रहा है। तभी वो गार्ड आगे बढ़ता है, लगता है ये दोनों किसी बड़े टॉप सेक्ट से आए हैं, जिन्हें शायद अपने सेक्ट के लिए टैलेंटेड डिसाइपल्स चुनने के लिए बुलाया गया हो। तभी वो दोनों नीचे लैंड करते हैं और ये गार्ड आगे बढ़कर उनका स्वागत करते हुए उनसे पूछता है, क्या आप दोनों ज़्याओ याओ सेक्ट से आए हैं? ये लिंग शाओ हामी भरते हुए आगे बढ़ जाता है, ये कहकर कि हाँ, हम दोनों ज़्याओ याओ सेक्ट के को डिसाइपल हैं। गार्ड उन्हें रास्ता देता है, तो वो सिटी हॉल के अंदर एंटर कर जाते हैं। इधर दूसरी तरफ हमें मास्टर को दिखाते हैं, जो कि 3 दिनों से अपने आशिक के याद में खोई हुई थी। वो कहती है कि ये पहली बार है जब मैं किसी के ख्यालों में इस तरीके से पागल हुई बैठी हूँ। सिर्फ 3 दिन हुए और अभी से मैं सोच रही हूँ कि वो क्या कर रहा होगा। तभी अचानक से उनके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, क्योंकि मैडम फिर से कुछ ज्यादा ओवरथिंक करने लग गई थी। टिपिकल लड़कियों की तरह सोचने लगती है कि क्या पता उसे कोई और लड़की मिल गई हो। अगर ऐसा हुआ तो वापस आएगा तो उसकी दोनों टांगे काट दूंगी, ताकि फिर कहीं ना जा पाए। जब अपने दिमाग में ख्याली पुलाव बना रही थी, तभी कोई उनके दरवाजे पर नॉक करता है। पता चलता है कि एक डिसाइपल है, जो काफी तेजी में हाफते हुए खबर देने आई थी। मास्टर काफी ज्यादा रिलैक्स होकर उसे अंदर आने का ऑर्डर देती है। वो तो घबरा रही थी कि मास्टर, मैं ये खबर लिंग ज़ाओ के बारे में बताना चाहती हूँ। जैसे ही मास्टर लिंग ज़ाओ का नाम सुनती है, तो वो भी हाइपर होना शुरू हो जाती है। फटाक से उसकी गोद के पास पहुंचकर कहती है कि क्या हुआ उसे? किसी ने उस पर अटैक करने की कोशिश की, किसी ने उसे बुली किया। अब तक जो मास्टर उससे शांत होने का कह रही थी, उसे हाइपर होता देखकर इसे भी अजीब लगता है। वो कहती है कि मास्टर, कोई डरने वाली बात नहीं है, असल में तो मैं आपके लिए अच्छी खबर लेकर आई थी। ये सुनकर फाइनली मास्टर को सुकून मिलता है और वो रिलैक्स से बैठकर लिंग ज़ाओ के बारे में सुनने लगती है, जहाँ डिसाइपल पहले खुशखबरी देते हुए ये बता रही थी कि असल में हमारा लिंग ज़ाओ रास्ते के दौरान कल्टीवेशन करते हुए आगे बढ़ा था, तो वो निर्वाणा रियाल्म पर पहुंच गया। इतनी यंग एज में निर्वाणा स्टेज पर कल्टीवेशन करने की वजह से अब वो पूरे रीजन का सबसे यंग पावरफुल कल्टीवेटर है। मास्टर को अपने कानों पर यकीन नहीं होता कि एक कमजोर सा लड़का रास्ते भर में आकर उसने कितनी एक्सरसाइज की या किस तरह से कल्टीवेशन की कि वो निर्वाणा रियाल्म तक पहुंच गया। उन्हें शौक लगता है, तो वो बार बार उस डिसाइपल से कंफर्म कराती है। अब सोचो, किसी सेक्ट की पावरफुल मास्टर जो पहले कोल्ड ब्लडेड पर्सन के नाम से फेमस थी, वो इस तरह से किसी लड़के के पीछे पागल होकर बच्चों जैसा बिहेव करे तो कैसा लगेगा। ये डिसाइपल भी मास्टर की हरकतें देखकर पूरी तरह
तरह से कंफ्यूज थी, लेकिन वो पूरी तरह से श्योर कराती है कि हाँ मास्टर, मैं सच कह रही हूँ। उन्होंने सेक्स से निकलने के महज 3 दिनों के अंदर ही इस लेवल को अचीव कर लिया। हालांकि एक बार फिर श्योर होने के लिए मास्टर कहती है कि अगर तुम्हारी ये बात झूठ निकली ना, तो याद रखना तुम्हें इसके लिए बहुत बड़ी सजा मिलेगी। पर वो डिसेबल डरकर कहती है कि मास्टर, ये बात दोंगजाओ में नहीं बल्कि पूरे तिहानदाओ कॉन्टिनेंट में फेमस हो रखी है। आजकल लोग सब इसी बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे एक छोटे यंग मास्टर ने इस लेवल को अचीव कर लिया। अब थी तो वो लिंगजाओ की मास्टरी। ये सुनते ही उनकी छाती चौड़ी हो जाती है, मतलब गर्व से। इसके बाद तो वो सारा क्रेडिट खुद लेना शुरू कर देती है कि मैंने उसे सिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, आखिर वो इस स्टेज तक क्यों ना पहुंचता। वैसे तो मुझे पता ही था, मैं पूरी तरह से श्योर थी कि वो एक दिन इतनी पावरफुल जरूर बनेगा। तभी वो डिसाइपल फिर से मास्टर को टोकते हुए कहती है कि मास्टर, अभी तो और खबर बाकी है। हमारे सीनियर ब्रदर ने न केवल कल्टीवेशन करके इस रियाल्म को अचीव किया, बल्कि उन्होंने हमारे सेट के लिए 2 बहुत ही नायाब शिष्य चूज किए हैं। उन दोनों टैलेंटेड डिसाइपल्स ने भी स्वॉर्ड इंटेंट को मास्टर किया हुआ है। अब ये देखकर कि उनके सेट को 2 और जीनियस मिलने वाले हैं, मास्टर और ज्यादा खुश हो जाती है कि चलो, उसने इतने पावरफुल डिसाइपल्स चूज किए हैं, मतलब वो बहुत ज्यादा समझदार है। तभी इन्हीं खबर के बीच में अचानक से मास्टर को नालन के बारे में याद आता है और वो अपने डिसाइपल से कंफर्म करती है कि ये बताओ, क्या नालन यानरेन उस असेंबली में पहुंची थी और क्या उसने लिंगशाओ के लिए कोई मुसीबत खड़ी की। ये सुनकर तो वो डिसाइपल भी खबर बताने के लिए एक्साइटेड हो जाती है कि मास्टर क्या बात कर रही है। सीनियर ब्रदर ने वहाँ पर मौजूद सभी टैलेंटेड डिसाइपल्स को दबाया और उनके सामने अपना दबदबा शो किया। इतना ही नहीं, उन्हें जब स्पीच देने का मौका मिला ना, तो उन्होंने क्या फाड़ो लाइन बोली, जब इंसान सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचता है तो बाकी सारे पहाड़ छोटे दिखने लगते हैं। ये सुनकर युनलान सेट की यंग मास्टर नालन यानरन भी दंग रह गई। ये लाइन बड़बड़ाते हुए मास्टर को याद आता है कि ये तो उन्होंने एक टाइम पर उसे मोटिवेट करने के लिए कहा था। ये देखकर कि वो वहाँ जाकर उसकी बातों को याद कर रहा था, मतलब उसे याद कर रहा था, उसका दिल गार्डन हो जाता है कि मतलब वो अपनी एक्स फियांसे के सामने मुझे फ्लॉन्ट कर रहा था। अब इन्हीं सारी बातों के बीच में तभी अचानक से मास्टर को क्लिक होता है कि वो निर्वाणा रियाल्म तक पहुंच चुका है। इसका मतलब इस बात की खबर बाकी और कल्टीवेटर्स को भी हो गई होगी। अगर ये बात दोंगजाओ में आग की तरह फैल चुकी है, तो इसका मतलब उसके एनिमीज भी उस पर अटैक करने की सोच रहे होंगे। एक बहुत ही फेमस कहावत है, जो पेड़ सबसे ज्यादा ऊंचा उठ जाता है, तेज चलने वाली हवा सबसे पहले ही उसे उखाड़ने की कोशिश करती है। उस डिसाइपल को वहाँ से भेजने के बाद मास्टर यही सोच रही थी कि ये बेवकूफ लड़का, इसे इतनी भी समझ नहीं कि इतनी ज्यादा पावर अपने दुश्मनों के आगे शो नहीं करनी चाहिए थी। उसे इन 3 दिनों में इतना क्या खास करना था कि पूरे दोंगजाओ सिटी में इसके चर्चे होने लग गए। इस लड़के को भी बहुत कुछ सिखाना है। कल्टीवेशन के मामले में तो आगे बढ़ गया, लेकिन दिमाग अभी भी घुटनों में है इसका, ऐसा वो सोच रही थी। असल में तो हमारा हीरो बहुत स्मार्ट है। वैसे मास्टर की फिक्र सिर्फ एनिमीज को लेकर नहीं थी, बल्कि लड़कियों को लेकर भी थी कि इतना पावरफुल होने की वजह से पक्का सारी लड़कियों का ध्यान उस पर जा रहा होगा। लेकिन फिर वो बहुत ही क्रूअल रुख देते हुए कहती है कि मैं भी तो देखूं, आखिर मुझे पसंद आने वाले मर्द को कौन चुनता है। मतलब वो उसे इनडायरेक्टली मारने की प्लानिंग बनाने लग जाती है। अब इसके बाद तो वो चाहती थी कि वो लिंगजाओ से जाकर खुद मुलाकात करे, तो फटाफट वहाँ से स्किप कर जाती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें तिहानदाओ सिटी के मार्केट का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर रेस्टोरेंट में बैठे हुए कुछ लोग आपस में कानाफूसी कर रहे थे कि क्या तुमने सुना, ज़्याओ याओ सेट का जीनियस असल में हमारी सिटी की सबसे बड़ी राजकुमारी के साथ फ्लर्टिंग कर रहा था। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि उन्होंने उसके साथ बदतमीजी की, उसका दिल तोड़ दिया। वहाँ पर ये बातें चल रही थी कि उनकी यंग प्रिंसेस के साथ बदतमीजी की हुई है, और ये बदतमीजी और किसी ने नहीं बल्कि हमारे लिंगजाओ ने की है, वो भी अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए। वो सारे लोग उसके बारे में बुरा बुरा बोल रहे थे कि पावर होने का मतलब ये थोड़ी है कि तुम किसी के साथ कुछ भी कर सकते हो। अब चारों तरफ ये खबर भी फैलनी शुरू हो जाती है कि लिंगजाओ असल में राजकुमारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता, इसलिए वहाँ से भाग रहा है। लिंगशाओ को दिखाते हैं जो सच में वहाँ से भाग रहा था। ये देखकर कि ये झूठी खबर शहर के लोगों तक पहुँच गई है, मतलब उसके बचकर निकलने का चांसेस बहुत ज्यादा कम है, तो वो फटाफट अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड पर बैठता है और वहाँ से निकलने की तैयारी करने लग जाता है। पर उसके वहाँ से निकलने से पहले ही मौसम अचानक से बदल चुका था और तभी आसमान से गोल्डन रेस्ट्रिक्शन डोमेन उसे ऊपर से नीचे गिरा देता है। तभी वहाँ पर एम्परर अपीयर हो जाते हैं अपनी स्पिरिचुअल बॉडी के साथ, जो हमारे लिंगजाओ को रोकते हुए कह रहे थे कि यंग मास्टर, तुमने मेरी बेटी के साथ बदतमीजी की है और अब तुम इस तरह से चुपचाप यहाँ से भाग नहीं सकते। लिंगजाओ जो कि आसमान से सीधा जमीन पर पटक चुका था, उसकी हालत खराब हो चुकी थी क्योंकि वो एम्परर बहुत ज्यादा पावरफुल था, लेकिन वो जैसे तैसे अपनी स्वॉर्ड के सहारे खुद को संभाल लेता है और बिना डरे एम्परर से सवाल करते हुए पूछ रहा था कि ग्रेट एम्परर जिया, क्या आपको सच में इस पूरे मामले की सच्चाई नहीं पता? अगर मैंने सबके सामने सच बोल दिया तो आपकी रॉयल फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अब ये देखकर कि एक लड़का उनकी बेटी से शादी करने की बजाय यहाँ से भागना चाहता है, तो उन्हें गुस्सा आ रहा था। वो कहते हैं कि बदतमीज लड़के, तू जानता भी है कि तू कहाँ मौजूद है, तू ग्रेट जिया किंगडम की जमीन पर खड़ा होकर मुझसे बदतमीजी कर रहा है, तुझे पता भी है कि मैं क्या कर सकता हूँ। तेरी मास्टर जिसके दम पर तू इतना ज्यादा उड़ रहा है, वो तक अगर मेरे सामने आ जाए तो खड़ी नहीं हो पाएगी। यहाँ पर हमें फाइनली हमारे लिंगजाओ की मास्टर का नाम पता लगता है, जो कि लुओशेन ये था। एम्परर उसे धमकाने के लिए कहते हैं कि
तू मेरे सामने एक तिनके के बराबर है, अगर मैं चाहूँ तो तुझे पल भर में मिट्टी में मिला सकता हूँ। ये बात लिंग शाओ को भी बता दी, लेकिन वो इस तरह से उनके आगे हार नहीं मानना चाहता था। तो वो कहता है कि एम्परर, आपको भी पता है कि सच्चाई क्या है, आप इस तरह से बेइंसाफी नहीं कर सकते। कल रात को सारी गलती आपकी बेटी की थी, न कि मेरी। वो मेरे कमरे में आई थी, मैं उसके कमरे में नहीं गया था। इससे पहले कि लिंग शाओ आगे कुछ बोलता और एम्परर के सामने बात क्लियर करता, एम्परर उसके आसपास डोमेन क्रिएट करते हुए कहते हैं कि मैंने तेरे लिए कुछ प्रिपेयर किया है, लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। ऐसा कहते ही मास्टर उसके आसपास स्पेशल गोल्डन डोमेन तैयार कर देते हैं। इस डोमेन की खासियत ये थी कि इस डोमेन के अंदर कुछ भी क्यों ना कर लो, बहुत ही बड़ा धमाका, ब्लास्ट, कुछ भी हो जाए, यहाँ की आवाज बाहर नहीं जाएगी और अंदर क्या चल रहा है कि भी किसी को पता नहीं चलेगा। मतलब इस डोमेन का फायदा उठाते हुए एम्परर हमारे हीरो को जान से मारने की तैयारी में लगे हुए हैं। अब हमारे लिंग ज़ियाओ के अचानक से इतने ज्यादा पावरफुल होने की वजह से एम्परर की नजर भी उस पर पड़ गई थी और वो अपनी बेटी के लिए उसे अपना दामाद बनाना चाहते थे। उनकी बेटी का दिल भी उस पर आ गया था, लेकिन हमारे हीरो ने हामी नहीं भरी तो वो गलत रास्ता अपनाने लगे, जिसमें उसके फादर उसका पूरी तरीके से साथ दे रहे हैं। अब लिंग ज़ियाओ ने उन्हें मना कर दिया है, वो भी क्लियरली उनकी इंसल्ट हो रही है, लेकिन वो फिर भी हाँ नहीं करा। तो ये देखकर एम्परर अपने गुस्से में उसे जान से मार देना चाहते हैं, ये कहते हुए कि तुम जानते हो इस दुनिया में हजारों जीनियसेस आते हैं, लेकिन उसमें से एक या दो ही आगे बढ़ पाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो समझदारी से फैसला लेते हैं, तुम्हारी तरह बेवकूफी से नहीं। आज अगर तुम मेरी बेटी से रिश्ता बढ़ाने के लिए हाँ कर देते तो फिर तुम्हें मैं राजा बना देता। ये कहते हुए एम्परर अपने पास से अपनी गोल्डन एनर्जी रिलीज करते हैं, जिसका गोल्डन स्लैश सीधा उन्होंने लिंग ज़ियाओ की तरफ थ्रो कर दिया था। लिंग ज़ियाओ इस अटैक को अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन क्लियरली एम्परर के ज्यादा पावरफुल होने की वजह से वो उससे हिट होकर गोल्डन कलर के ब्लड की उल्टी करने लग जाता है। इस गोल्डन ब्लड को देखने के बाद एम्परर हैरान रह गए थे और वो चिल्लाते हैं कि आखिर तू है कौन, तेरी बॉडी से गोल्डन ब्लड कैसे रिलीज हो रहा है। अब ऑब्वियसली उन्होंने इस तरह की चीज के बारे में पहले कभी सुना नहीं और आज पहली बार अपनी आंखों से देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि यहाँ पर लिंग ज़ियाओ अपनी आइडेंटिटी को छुपा रहा है। अब उन्हें ये चेक करना था कि ये लड़का कहाँ तक जा सकता है, मतलब उसकी पावर कितनी है, जितना वो हमें शो कर रहा है उतनी या उससे कहीं ज्यादा। तो उसको टेस्ट करने के लिए वो उसे और भी ज्यादा हिट करने वाला था। यहाँ पर एम्परर अपने और भी ज्यादा अल्टीमेट पावर का यूज करने लगते हैं, जिन्हें ब्लॉक करने के लिए लिंग ज़ियाओ अपनी आंखें बंद करता है और अपने किंग्स ऑफ हार्ट को एक्टिवेट करने लग जाता है, ये कहते हुए कि इस बार मैं हार नहीं मानूंगा, ऐसे मरने वाला नहीं हूँ। मैं इस बार सबको अपनी पावर दिखाने वाला हूँ कि मैं कितना ताकतवर हो चुका हूँ। और जैसे ही उसकी किंग ऑफ हार्ट की एनर्जी एक्टिवेट होती है, वो अपनी बॉडी से एक्सट्रीम ऑरा रिलीज करना शुरू कर देता है, जो कि एम्परर की उस बाउंड्री को पूरी तरह से टक्कर दे रही थी। एम्परर जितने पावरफुल थे, उनके अटैक को कंपेयर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो ये देखकर कि ये कल का आया लड़का उन्हें टक्कर दे रहा है, वो और ज्यादा हैरान थे कि इसका मतलब वो इस लड़के के बारे में सही है, ये लड़का अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा है। वैसे फाइट करते करते अब तक लिंग ज़ियाओ को भी पता लग चुका था कि एम्परर कितने ज्यादा पावरफुल है। अगर वो चाहे तो वो उसे एक ही स्ट्राइक में मार दे। तो वो सीधा एम्परर से पूछने लगता है कि आप जितने पावरफुल हैं, मुझे चुटकियों में मसल सकते हैं, लेकिन आपने मुझे जिंदा रखा है, इसका मतलब ये है कि आपको क्लियरली मुझसे कुछ चाहिए, तो आप साफ साफ क्यों नहीं बता देते। अब ये सुनने के बाद तो एम्परर की दिलचस्पी लिंग ज़ियाओ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वो लिंग ज़ियाओ से कह रहे थे कि तुम्हारी फिजिकल फिटनेस बहुत ज्यादा अच्छी है, मैंने आज तक इतना ज्यादा फिट बंदा नहीं देखा जो कि मेरे इस डोमेन में इतनी देर तक सर्वाइव कर जाए। कुछ लोग तो इसके प्रेशर से ही मर जाते हैं और कुछ लोग मेरे एक ही स्ट्राइक थ्रो करने की बात। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, बल्कि मैं तुम्हारी पावर टेस्ट कर रहा हूँ। मानना पड़ेगा, तुम सच में दोंग ज़ाओ के पिछले हजारों सालों में सबसे यंग, महज 20 साल की उम्र में निर्वाणा पर पहुँचने वाले महान टैलेंट हो। तुम्हारी बॉडी से निकल रहा ये गोल्डन ब्लड और तुमने अभी जिस तरीके की एंशिएंट टेक्निक यूज की, वो दोनों ही कमाल की है। तुम्हें क्या लगा तुमने जो भी ये टेक्निक यूज की है इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता? हाँ, नॉर्मल कल्टीवेटर को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ ये हजारों सालों पहले एग्जिस्ट करती थी। अब एम्परर को उसके साथ चिट चैट करता देखकर हमारे लिंग ज़ियाओ को गुस्सा आ रहा था कि एम्परर, आप जानते हैं कि मैं बेकसूर हूँ, तभी आप मुझसे बातें कर रहे हैं, तो फिर मुझे इस तरह से रोके रखने का क्या मतलब बनता है। जब वो ये नोटिस कर लेता है कि एम्परर उसे जाने नहीं देना चाहते, तो वो अपने सेक्ट का नाम यूज कर रहा था कि आप जानते हैं कि मैं वहाँ का कोर डिसाइपल हूँ, अगर मुझे कुछ हुआ तो इसका मतलब ये है कि आप सीधा सीधा मेरे सेक्ट से पंगा ले रहे हैं। एम्परर को ये सुनकर हंसी आ जाती है कि अभी इस लड़के को मैंने बताया कि तेरी मास्टर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और फिर भी अपने सेक्ट का नाम यूज कर रहा है। वो लिंग ज़ियाओ से खुद पूछ रहे थे उसके साथ थोड़ा खेलते हुए कि तुम बताओ आखिर मैंने तुम्हें क्यों रोका है और जाने क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि तुम्हें पता चल चुका है कि मैं तुम्हें मारने तो बिल्कुल नहीं वाला। ऑब्वियसली अपनी बेटी का बहाना करके वो उसे रोक रहे थे और वो उसे अपनी डायनेस्टी का हिस्सा बनाना चाहते हैं ताकि अपनी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ा सके। उन्हें अच्छे से पता है कि लिंग ज़ियाओ आगे आने वाले दिनों में और भी ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। हो सकता है कि वो एक दिन एम्परर से भी ज्यादा ताकतवर बन जाए, और एम्परर को इसी बात का डर है कि कल को वो उसके सामने ना खड़ा हो, बल्कि उसके अंडर रहकर उसके कंट्रोल में आगे बढ़े।
ये बिल्कुल सही बात थी। हमारे हीरो ने एम्परर की दुखती नस पे हाथ रखा दिया था, इसलिए वो कहते हैं कि एक बात बताओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ बुरा नहीं चाह रहा, तो फिर तुम पीछे क्यों हट रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मेरी बेटी में कोई कमी है? हाँ, वो उम्र में तुमसे सिर्फ 1 साल बड़ी है, लेकिन वो टियानलिंग टियान पर पहुंच चुकी है और वो उस टियान की बहुत बड़ी एक्सपर्ट है। आगे चल के वो ड्यूल कल्टीवेशन में तुम्हारे जितनी ही पावरफुल हो जाएगी, तो इसमें तुम दोनों का फायदा है। यहाँ एम्परर उसे लालच देने के लिए कहते हैं कि भूलो मत, मेरी बेटी से शादी करने के बाद तुम ग्रेट जिया किंगडम के यंग किंग बन जाओगे। पूरी दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में होगी, तुम सबसे ज्यादा ताकतवर, पावरफुल और सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस पर्सन बन जाओगे। क्या तुम मेरी बेटी से शादी करके ये सारी चीज अचीव नहीं करना चाहते? हेवन तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है सुप्रीम ग्लोरी बनने का, और तुम इसे रिजेक्ट कर रहे हो। लिंग जियाओ ये कहते हुए मना कर देता है कि आपके लिए सुप्रीम ग्लोरी बनना बहुत अच्छी बात होगी, ये आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखती होगी, लेकिन मेरे लिए ये एक बहुत ही बेतुकी और बेबुनियाद सी बात है। आपकी नजरों में जो चीजें वैल्यूएबल है, मुझे वो चाहिए ही नहीं। अब ये देखकर कि बार बार ये लड़का उन्हें रिजेक्ट कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है, उनका तो पारा हाई हो चुका था। वो कहते हैं कि लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, और फिर वो फिर से अपने डिवाइन प्रेशर को रिलीज करते हुए उसकी हड्डियां तक चकनाचूर करने की कोशिश करने लग जाते हैं। ये हैवी इनविजिबल प्रेशर इतना ज्यादा एक्सट्रीम था कि हमारे लिंग जियाओ के लिए खुद को खड़ा रख पाना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। वही एम्परर तो अपने पावर के नशे में पूरी तरह से चूर थे। वो बस किसी भी तरीके से हमारे हीरो को सबक सिखाना चाहते थे। एम्परर अभी भी उसे टॉर्चर करवा के उसके मुंह से हाँ निकलवाना चाहते थे, लेकिन लिंग जियाओ मरना चाहता था लेकिन हाँ नहीं करना चाहता था, ये कहते हुए कि हमारे पास अलग है। इसके अलावा अगर वो अपना मन मार के हाँ कर भी दे तो सिस्टम उसे मार देगी ना। और उस पर उसके दिमाग में यही चल रहा था कि इस जैसे खतरनाक इंसान को अपना ससुर बनाकर अपना मालिक बनाना होगा, फिर तो उसका जब दिमाग फिरेगा वो तब हमारे लिंग जियाओ को मारने की धमकी देकर कुछ भी करवाएगा। मतलब अभी उसके सामने मौत खड़ी थी और उसके सामने एक और सिचुएशन थी कि आगे कुआं था और पीछे खाई। अब तक उसे टॉर्चर करते करते एम्परर भी थक चुके थे। उनका सब्र खत्म हो जाता है तो वो कहते हैं कि बड़े अफसोस के साथ अब मुझे दोंगजाओ के सबसे यंग जीनियस को यहीं मारकर खत्म करना पड़ेगा। और इसके बाद वो अपनी सारी ताकत इकट्ठा करके लिंग जियाओ पर एक जानलेवा अटैक थ्रो कर देते हैं। अब लिंग जियाओ को भी पता था कि उसकी मौत तय है, वो उसे टाल नहीं सकता, तो वो आंख बंद करके उस अटैक के लिए खुद को प्रिपेयर कर लेता है। साथ ही उसके दिमाग में तो यही चल रहा था कि मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, आपसे वादा किया था कि मैं वापस आऊंगा लेकिन नहीं आ सकता। इससे पहले कि वो अटैक हमारे हीरो को हिट होता तभी वहाँ मास्टर अपीयर हो जाती है, जो अपने आइस स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। वो क्लियरली काफी गुस्से में लग रही थी। वो एम्परर जिया से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सेक्ट के को डिसाइपल को इस तरह से टॉर्चर करने की। सबसे पहले तो मास्टर जाती है और हमारे हीरो को बचाने के लिए उसे एक हीलिंग पिल दे देती है। लिंग जियाओ की ऐसी हालत देखने के बाद मास्टर का पारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। वो गुस्से में कहती है कि क्या मुझे ये करने की वजह पता चलेगी या फिर मैं तुम्हारे साथ जंग का आगाज कर दूं। एम्परर काफी ज्यादा रिलैक्स थे क्योंकि उन्हें पता था कि जो कहानी उन्होंने बुनी है उसकी हेल्प से वो मास्टर को आराम से बेवकूफ बना लेंगे। तो वो एक घिसी पिटी कहानी शुरू कर देते हैं कि तुम्हारे डिसाइपल ने मेरी बेटी के साथ बदतमीजी की और अब वो उसे शादी करने से मना कर रहा है, इसी वजह से मैं उसे सजा दे रहा हूँ। मास्टर को पता था कि उनका डिसाइपल इस तरह की हरकत नहीं कर सकता, तो वो इसका प्रूफ मांगने लगती है। अब उन दोनों के बीच ये कॉन्फ्लिक्ट और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। यहाँ लिंग जियाओ मास्टर का स्टेटस चेक करता है तो उसे पता लगता है कि मास्टर की एनर्जी बहुत तेजी से ड्रॉप हो रही है। अगर उन्होंने इस हालत में एम्परर के साथ फाइट स्टार्ट करने के बारे में सोचा तो वो क्लियरली हार जाएगी। एम्परर को भी पता था कि ये जितना गुस्से में है ये पीछे नहीं हटने वाली, तो उन दोनों की फाइट स्टार्ट होती है। जहाँ एम्परर की कल्टीवेशन ज्यादा होने की वजह से वो स्टार्टिंग में मास्टर पर भारी पड़ रहे थे, लेकिन जैसे ही मास्टर हमारे लिंग जियाओ की तरफ देखती है जो कि उन्हें वापस चलने को कह रहा था, वो और भी ज्यादा गुस्से से भर जाती है और फिर एक खतरनाक टेक्निक जिसका नाम 1000 माइल स्नो स्वॉर्ड था उसका यूज करती है। साथ ही उन्होंने लिंग जियाओ के आसपास बैरियर बना दिया था ताकि उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। उनके इस अटैक की वजह से एम्परर का डोमेन धीरे धीरे 2 हिस्सों में बंटना शुरू कर देता है। मास्टर का वो कोल्ड आइसी ऑरा अब और भी ज्यादा खतरनाक होते जा रहा था। वो अपनी पावर को और भी बुरी तरीके से पुश कर रही थी ताकि वो एम्परर को डिफीट कर सके। एम्परर मास्टर को हराने के लिए अपने गोल्डन ड्रैगन को समन कर लेते हैं, जिन्हें ब्लॉक करने के लिए मास्टर अपनी फ्यूनिक्स फॉर्म में आ जाती है। दोनों आपस में टकराते हैं और दोनों ही काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं। इसी बीच मास्टर ने अपनी आइस पावर का यूज करके उस डोमेन को क्लियरली ब्रेक कर दिया था, जिससे नॉर्मल लोग उन दोनों के बीच की फाइट नोटिस कर पा रहे थे। यहाँ मास्टर एम्परर को धमकी देती है कि तुम सबके सामने सच्चाई बताओगे या फिर मैं तुम्हारी बेटी को यहाँ पर लेकर आऊँ। एम्परर को लग रहा था कि ये ऐसा नहीं कर पाएगी, लेकिन मास्टर उसकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक थी। वो फटाफट उसकी बेटी को वहाँ पर समन करती है और उसका गला दबाना शुरू कर देती है, ये कहते हुए कि मैं जानती हूँ कि तुम ऐसे हार नहीं मानोगे, लेकिन मुझे तुम्हारी कमजोरी पता है। अगर तुम सच नहीं बताओगे तो तुम्हारी बेटी बता देगी। यहाँ मास्टर क्लियरली इतनी ज्यादा गुस्से में थे कि उन्होंने इतनी जोर से उस लोगों का गला दबाया था कि बेचारी का चेहरा लाल पड़ जाता है।
एम्परर के लिए उसकी बेटी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, तो वो फटाफट से सच्चाई कबूल करना शुरू कर देता है कि हाँ, लिंग ज़ियाओ ने मेरी बेटी के साथ बदतमीजी नहीं की, चलो अब उसे जाने दो। लेकिन मास्टर को पूरी सच्चाई सुननी थी, क्योंकि अब तक लिंग ज़ियाओ और उसके बीच में जो कुछ भी हुआ वो मास्टर को नहीं पता। तो वो चाहती है कि एम्परर लिंग ज़ियाओ से माफी मांगे और उसे बाइज्जत यहाँ से जाने दे। लेकिन एम्परर ऐसा नहीं करना चाहते थे, तो वो क्या करते हैं, चुपके से अपनी पावर का यूज करके चालाकी से अपनी बेटी को मास्टर के हाथों से छुड़वा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर मास्टर उनकी बेटी के डेंटियान डिस्ट्रॉय करने की धमकी दे रही थी। अब जैसे ही लो मास्टर के हाथ से छूट जाती है, तो इसके बाद वो फिर से अपने स्पिरिचुअल ड्रैगन को समन करके उस पर अटैक कर देते हैं। मास्टर इस बार अपनी स्वॉर्ड के साथ पहले से ही तैयार थी। वो एक और जबरदस्त स्लैश लगाती है, पहले तो उनके उस ड्रैगन को डिस्ट्रॉय करती है और उसके बाद उनके फीस्ट अटैक को। एम्परर को लग रहा था कि मास्टर उसे नहीं हरा पाएगी, तो वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस में अपनी लो पावर का यूज करने लगते हैं। पर तभी मास्टर एक काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से स्लैश लगाकर उन्हें जमीन पर लापटकती है और फिर मौका मिलते ही अपनी आइस स्वॉर्ड उनकी गर्दन पर रखते हुए उनसे सच्चाई उगलवाने लगती है। अब मौत उनके सामने खड़ी थी, वो अपने घुटनों पर आ चुके थे, तो ना चाहते हुए भी उन्हें सारी सच्चाई एक्सेप्ट करनी पड़ रही थी कि कैसे उन्होंने लिंग ज़ियाओ को फंसाया। अभी उनका वो डोमेन भी डिस्ट्रॉय हो चुका था, इसलिए सारी प्रजा को उनकी ये राम कथा सुनाई देने लग गई थी। यहाँ पर एम्परर सभी के सामने अनाउंसमेंट करते हैं कि उनकी बेटी का और लिंग ज़ियाओ का कोई रिश्ता नहीं है। कल रात को जो कुछ भी हुआ था वो बस एक महज अफवाह है, इसीलिए अब लिंग ज़ियाओ बाइज्जत यहाँ से जा सकता है, कोई भी उसे नहीं रोकेगा। मास्टर की गर्दन स्वॉर्ड पर रखने की वजह से बेचारे एम्परर को ये भी एक्सेप्ट करना पड़ा था कि उसकी बेटी असल में लिंग ज़ियाओ को डिसड्यूस कर रही थी। तो सारी प्रजा के सामने उसकी इंसल्ट हो जाती है और वो तो मुंह छुपाकर रोना शुरू कर चुकी थी। वही सारा मामला निपटाने के बाद जब हमारी मास्टर अपने डिसाइपल के पास जाती है, तो वो तो ऐसी नाजुक सी हालत में होने के बावजूद भी उनके साथ फ्लर्टिंग करा था कि मास्टर आप तो गुस्से में क्या कहर लग रही थी। मास्टर को पता था कि उसे मस्का लगाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इस तरह सब कुछ जो हो गया। तो वो कहती है कि तुम सेट चलो, मैं तुम्हें वहाँ बताऊंगी, और ये बात तो मत भूलना कि तुम पर मेरा हक है, मैं इस तरह से किसी को तुम पर अपना हक जताने नहीं देने वाली। और फिर वो अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड पर उसे चढ़ाती है और वहाँ से ये अनाउंसमेंट करते हुए निकल जाती है कि लिंग ज़ियाओ मेरा पर्सन है, अगर दोबारा किसी ने उसे ह्यूमिलेट करने की कोशिश की तो एम्परर को तो उसने फिर भी कुछ नहीं किया, बाकी किसी को तो वो अपने पैरों पर भी नहीं छोड़ेगी। वो ये कहकर गुस्से में अपने हीरो को लेकर वहाँ से निकल जाती है और इसी सीन के साथ हमारी सीरीज हो जाती है एंड। इसके आगे के पार्ट अभी तक नहीं आए, जब आएंगे तो मैं एक्सप्लेनेशन ले आऊंगी। तब तक आप बाकी की स्टोरीज एंजॉय करें और भर भर कर कमेंट करके ये बताएं कि आपको किस तरह की स्टोरीज देखना पसंद है, ताकि मैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन उसी तरह की वीडियोस पर लेकर आऊं। और हाँ, अगर आप वीडियोस को पूरा देखते हैं तो कमेंट करके मुझे इन्फॉर्म कर दिया करें कि आपने पूरी देखी है। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो याद से सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।